हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। जो रनिंग टॉपिक हमारा चल रहा था रोड ऑफ आईसी में पॉलीसाइफोनिया, तो अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक बच रहा है पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो पॉलीसाइफोनिया के रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो नॉर्मली तो हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर विशेष प्रकार की संरचनाओं के रूप में पाया जाता है। लैंगिक जनन जो है इसके अंदर गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड जनकों के द्वारा होता है। वहीं एक और अवस्था हमको देखने को मिल रही है जो कि कुछ गैमेटोफाइट के ऊपर एक तरीके से परजीवी के रूप में देखने को मिल रही है, दैट इज नॉन एज कार्पोस्पोरोफाइट। तो यहाँ पे अगर अपन जीवन चक्र के बारे में कहें तो ट्राइफेजिक है, 3 अवस्थाएं इसमें एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन में, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें स्पष्ट पीढ़ी का अंतरण देखने को मिलता है। और ये तीनों अल्टरनेट अवस्थाएं जो हैं वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और उसी से ही हमको यहाँ पे समझ में आएगा रिप्रोडक्शन भी। तो यहाँ पे अगर अपन तीनों अवस्थाओं की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे कह सकते हैं गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट अवस्था जो है युग्मकोद्भिद वो हैप्लॉइड्स के द्वारा कंप्लीट की जाती है। हैप्लॉइड पेरेंट्स, और यहां पे अगर अपन कहें वो अभी और डिटेल में पढ़ लेंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का यहाँ पे डेवलपमेंट, उनके नाम, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी संरचना और उनका डेवलपमेंट वो हम यहाँ पे अभी देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से एन द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है और इसी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट किया जाता है या अपनाया जाता है, या इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उगेमस विधि से जो है कंप्लीट होता है। दूसरी जो यहां पे स्टेज की हम बात करेंगे दैट इज कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट ये 2n द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है और ये हैप्लॉइड पेरेंट या गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट के रूप में जीवन चक्र पूर्ण करती है। तो ये एक परजीवी और मध्यस्थ स्टेज के रूप में यहां पे पाई जा रही है। तीसरी अवस्था यहां पे देखने को मिल रही है टेट्रा स्पोरोफाइट। ये भी 2n कंडीशन है और एक्चुअली में इसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पे जो है वो अर्धसूत्री विभाजन से टेट्रास्पोर्स बनेंगे और उनके जर्मिनेशन से वापस पेरेंट फिलामेंट जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये हमारा कुछ कॉम्बिनेशन है यहां पे रिप्रोडक्शन का। तो पहला हम यहां पे स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के लिए कहें तो ये एक स्वतंत्र अगुणित पादप है जो कि लैंगिक जनन में भाग ले रहे हैं, हमने कह दिया। और इसमें मेल एंड फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। मेल जहां पे हम इन्हें बोलते हैं एंथ्रीडियम, यहां पे हम इसको नाम दे देंगे स्पर्मेटेंजिया, ठीक है, और मतलब युग्मकधानियों टाइप। और वहीं जो ओगोनियम है उसको हम यहाँ पे नाम देंगे कार्पोगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, पुंधानी, और यहां पे इस पुंधानी को हम यहां पे जो नाम देंगे वो है स्पर्मेटेंजिया। ठीक है, नर युग्मक धानी। छोड़ो, वहीं फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम यहां पे उगोनियम, जिसे अंडधानी कहा जाता है, हम उसे क्या कहेंगे यहां पे कार्पोगोनियम। कार्पो बीजाणु धानी और वो हो गया अंड धानी।
ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो बात कर रहे हैं इनकी तो अभी बात कर नहीं रहे, हटा देते हैं, ये डिस्टर्ब और करेंगे। मेल, स्पर्मेटेंजिया, स्पर्मेटेंजिया। और यहाँ पे अगर अपन कहें तो ये पहले हमको समझ लेना चाहिए कि हमने कहा एम, और ये किससे बने, टेट्रा स्पोर्स के अपघटन मतलब अर्धसूत्री विभाजन से, अर्थात वहां पे 4 स्पोर्स बने होंगे टेट्रा स्पोर, 2 प्लस के 2 माइनस के, अर्थात 2 मेल के और 2 फीमेल के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेल स्पोर से डेवलप जो थैलोफाइट है, मतलब ये गैमेटोफाइट है, वो कैसा होगा, मेल, और ये कैसे होंगे, फीमेल। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कंडीशंस अप्लाई होगी जो हमें याद रखनी है। पहला तो यहाँ पे वर्ड आ जाता है कौन सा, दीज आर हिटेरो, थैलिक, विषम जालिक, ठीक है। और दूसरा जो हमारा नाम आता है एंड डायोइसियस। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम यहां पे भी यूज में लेंगे, और ये हम एक्टोकार्पस जो हम पढ़ के आए हैं उसके अंदर भी इस नाम को यूज में लेंगे। हिटेरोथैलिक, हिटेरोथैलिक को हिंदी में हम यहाँ पे कह देते हैं विषम जालिक। विषम जालिक इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर 2 प्रकार के फिलामेंट्स हैं, एक प्रोस्टेट एक इरेक्ट, और इरेक्ट में भी 2 प्रकार के फिलामेंट्स हैं। कौन कौन से, एक फर्टाइल ब्रांच जिसे हम ट्राइकोब्लास्ट कह रहे हैं, और एक लॉन्ग ब्रांच कह रहे हैं जो कि फर्टाइल नहीं है। और डायोइसियस का मतलब हो गया एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी का मतलब एक थैलस पे एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। अब डायरेक्ट इसके डेवलपमेंट स्टेजेस की तरफ अगर हम चलें तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये तो हो गया तो ये जो फर्टाइल ब्रांच की हम बात कर रहे हैं ये तो हो गया मेन एक्सिस, और ये सीड्स के मतलब क्या बोलते हैं मेन एक्सिस के पास में दैट इज फर्टाइल, ट्राइको, फर्टाइल कहने की जगह हम ट्राइको बोलेंगे, ट्राइकोब्लास्ट, दैट इज ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट की सीड्स कोशिका को छोड़ के 1-2 कोशिका नीचे की तरफ जो है वो यहाँ पे क्या होता है, इनका डेवलपमेंट होता है।
ठीक है, और ये एक लेटरल ब्रांच के रूप में डेवलप होने लगते हैं, दैट इज स्पर्मेटो क्या बोलते हैं, इनिशियल सेल्स। क्या नाम दे इसको, स्पर्मेटेंजिया, इनिशियल, स्पर्मेटेंजिया इनिशियल्स। अब इसको समझने की कोशिश करना एक्चुअली में क्या हो रहा है। एक बार वापस चलिए, जो मैंने पिछला डायग्राम वेजिटेटिव में बताया, ये तो हो गई केंद्रीय कोशिका, और ये इसके चारों तरफ हमने बना दी कौन सी, पेरिफेरल सेल्स। और अगर ये और ज्यादा विकसित हो रही है तो ये पेरिफेरल सेल्स और ज्यादा विभाजन करके एक लेयर और बना लेती हैं, तो ये एक तरीके से मल्टी एक्सियल टाइप हमको दिखाई देने लग रहा है। ठीक है, तो ये हमें लगता है जैसे कि कॉर्टेक्स है, ये धीरे धीरे जो है संकेंद्री वाले एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाती है और आकार जो है बढ़ता जाता है, तो पेरेन्काइमेटस लगने लगता है। सेम ये कि ये संरचना समझना, ये रहा इनिशियल, तो ये धीरे धीरे इनिशियल क्या करेगा, ये इनिशियल जो है, इनिशियल क्या करेगा, यहां से ये इसने कोशिकाओं की संख्या बढ़ाई, लीनियर नहीं पर बाहर से हमें एक ये दीर्घकार, जैसे अगर अपन बात करें जैसे मक्का का भुट्टा, भुट्टे के समान, भुट्टे जितनी बड़ी नहीं छोटी, लेकिन भुट्टे के समान ये हमें संरचना जो है वो दिखाई देने लगती है। तो एक्चुअली में अगर अपन बात करें तो ये तीन प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई है। अगर अपन इसके डेवलपमेंट की बात करें तो ये हो गया इसका वही एक्सिस, ये वाला, बार बार डायग्राम बनाने की जगह। अब अगर अपन इसी के एलएस रूप को देखें, दैट इज एलएस, तो एलएस में क्या हो रहा है, खड़ी काट के अंदर ये सेल, ये इसके बाद वाली सेल, ये इसके बाद वाली, दीज आर सेंट्रल सेल्स, ठीक है, और सेंट्रल सेल, ये रहा सेंट्रल, सेंट्रल के पास में क्या होता है, पेरिफेरल। तो कम से कम इसको लगभग पेरिफेरल जो है अगर अपन बात करें तो लगभग 3 से 4 कोशिकाएं जो है इसको क्या है, घेरे हुए है पेरिफेरल। ठीक है, ठीक है, तो यहां अगर अपन बात करें तो ये हो गई सेंट्रल, ठीक है, और इसी के पास वाली सेल क्या होती है, पेरिफेरल। यहां पर इसमें कौन सी, स्पर्मेटेंजिया में जो पेरिफेरल सेल है वो किस में बदल गई, ये पेरिफेरल सेल्स, ये पेरिफेरल सेल्स किस में बदल गई, दीज आर स्पर्मेशिया मदर सेल्स। जो पेरिफेरल सेल्स की हम बात कर रहे थे, पार्श्व कोशिकाओं की, सॉरी परिधीय कोशिकाओं की, वो अब यहां पे किस में रूपांतरित हो चुकी हैं, स्पर्मेशिया मदर सेल्स में। और प्रत्येक मदर सेल जो है उससे लगभग 3 से 4 क्या बनते हैं, रेड कलर में दिखा देते हैं इसको,
इनसे लगभग 3 से 4 क्या निकलते हैं, डेवलपमेंट होता है स्पर्मेटेंजियम का, बीजाणु धानियों का। और यही संरचना जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें एक कॉम्पैक्ट गुच्छे जैसी बेलनाकार संरचना के रूप में दिखाई देता है। तो ये 3 लेयर्स हो चुकी हैं अगर आप इसमें देखें तो, 1, 2 और 3। इसी कॉम्पैक्ट संरचना को जब आप बनाते हैं तो हमें ये दिखाई देने लगती है। ठीक है, और इसी संरचना का एक बार अगर अपन टीएस काट ले, टीएस, तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। दैट इज सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल से जुड़ी हुई पेरिफेरल सेल, ठीक है, और पेरिफेरल सेल से जुड़े हुए ये हो गए इसमें स्पोरेंजियम। रेड पेन से दिखा देते हैं। यही स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, दीज आर स्पोरेंज, वो ये स्पर्मेटेंजियम। स्पर्मेटेंजिया की हिंदी तो क्या लिखे, युग्मक धानियां लिख सकते हैं और क्या। ठीक है, और ये हो गया स्पोर मदर सेल और ये हो गया सेंट्रल सेल। बस ये इतनी सी संरचना है। तो ये एक विशेष प्रकार की संरचनाओं का संयोजन है जो कि एक्चुअली में रूपांतरण है इसी की लेटरल फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट का। ट्राइकोब्लास्ट की केंद्रीय संरचना जो है वो सेंट्रल एक्सिस बनाती है, जो पेरिफेरल सेल से वो कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटेंजिया में और वो विभाजन करती है समसूत्री। समसूत्री से प्रत्येक कोशिका स्पर्मेटेंजिया मदर सेल में रूपांतरित होकर लगभग 3 से 4 कोशिका बनाती है किसका, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं एंथीडियम सेल्स। और यहाँ पे ये क्या बन रही है, स्पर्मेटेंजिया। सीधी सी बात है, स्पर्मेटेंजिया का मतलब हो गया युग्मक धानी। और इन युग्मक धानियों में कायांतरण द्वारा क्या बनता है, छोटे पियर से, पियर का मतलब नाशपाती के आकार के नॉन फ्लैजिलेट, कभी भी ध्यान रखना फ्लैजिला नहीं मिलेगा, नॉन फ्लैजिलेट नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेट एंड नॉन मोटाइल, लेकिन हल्के नाशपाती के आकार के, जिसमें एक केंद्रक, एक क्रोमेटोफोर और उसमें आई स्पॉट मिलेगा और रिजर्व फूड मटेरियल मिलेगा। ठीक है, क्या डेवलप होते हैं, स्पर्मेशिया। क्लियर, बस इतना ही है इसके अंदर। अब सेकंड हम आते हैं किसके ऊपर, फीमेल गैमेटोफाइट पे। फीमेल गैमेटोफाइट की हम बात करें तो सेम यही संरचना और यही स्पर्मेटेंजिया की जगह हम क्या बोल देंगे यहां पे, अब कार्पोगोनियल इनिशियल। और इनिशियल जो है वो विभाजित होती है और इसी को हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आलंबन कोशिका के नाम से जानते हैं। सपोर्टिंग सेल, और यही एक तरीके से कार्पोगोनियल इनिशियल का कार्य
करती है, वही सीड से जस्ट नीचे 2-3 कोशिका नीचे जो ट्राइकोब्लास्ट है फर्टाइल, उसकी कोशिकाओं द्वारा ये विशिष्ट कोशिका डेवलप होती है ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा, दैट इज सपोर्टिंग सेल। तो ये प्रारंभ में 2-3 कोशिका नीचे की तरफ कोशिका होती है सपोर्टिंग सेल, यही कार्पोगोनियल इनिशियल का कार्य करती है। यह हम और अगर इसको समझने की कोशिश करें, देन नेक्स्ट डायग्राम एक बार इसमें एक चीज और, हाँ, जब ये विकसित हो जाती है तो यहाँ पे आपको मैंने 2 प्रकार की ब्रांचेज बताई हैं। एक ब्रांचेज हो गई इसी के साथ ही दूसरी ट्राइकोब्लास्ट, जिनके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है, दे कैन नॉट बी एबल टू बियर एनी काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन। दूसरा इसी के साथ में जो है वो लॉन्ग ब्रांचेज भी हैं, वृहद शाखाएं, जो कि फर्टाइल नहीं है। तो ये एक्चुअली में क्या होती है, विभाजित होकर ये चारों तरफ इन पे क्या हो जाता है, इन शाखाओं का जाल बिछ जाता है और ये इससे क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। ये संरचना इस तरीके से ओपन नहीं रहती, यहाँ पे एक तरीके से पेरिकार्प समान जो है संरचना इनकी आ जाती है। तो इससे ये नहीं होता है कि ये बहुत सारी शाखाओं मिलकर इस संरचना को बनाती है, एक ही शाखा पे बनती है, लेकिन फाइनली फिर ये क्या कर लेती है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में इसके ऊपर आबद्ध हो जाती है। ठीक है, एक बार इसको पूरे को मिटा देते हैं ताकि हम दूसरे पे आए। तो दैट इज सपोर्टिंग। अब सपोर्टिंग सेल का मतलब समझना, ये कोशिका लगातार यहाँ पे समसूत्री विभाजन करती है और लगभग 5 से 7 सेल्स का एक फर्टाइल फिलामेंट 5 से 7 कोशिकाओं का एक फर्टाइल फिलामेंट जो है ये बनाती है। ठीक है, फर्टाइल फिलामेंट बनाती है। दैट इज सपोर्टिंग सेल। ये इसके ऊपर की सेल्स मैंने कहा है एक फिलामेंट बनाती हैं ये। ठीक है, 5 से 7 कोशिकाओं का क्या बनाती है, फर्टाइल फिलामेंट। और इस फिलामेंट की हम बात करें तो यहाँ पे 2 डिविजन्स होते हैं। जब ये सपोर्टिंग सेल बन रही थी तो इससे पहले मैंने कहा था ना कार्पोगोनियल क्या बोलते हैं, इनिशियल सेल। ये कार्पोगोनियल इनिशियल सेल में यहाँ बेसिक में जो है वो 2 पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे लगभग 3 टायर्स बनते हैं। 3 टायर का मतलब 3 सोपान, और उन 3 सोपानों में जो बनती है वो बनती है एक सबसे ऊपर की तरफ सपोर्टिंग सेल। ठीक है, एक बनती है सपोर्टिंग सेल। दूसरी की हम बात करें तो वो यहां पे बनती हैं बेसल और एक लेटरल स्ट्राइल फिलामेंट इनिशियल सेल्स। बेसल, स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल। ये अभी काम नहीं आएंगी, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में काम में आएंगी, लेकिन हमें इसे याद रखना होगा। और दूसरी है लेटरल स्टेराइल फिलामेंटस
इनिशियल सेल, सेल इसको हम हिंदी में बोले तो बेसल का मतलब हो गया आधारीय, स्टेराइल का मतलब बंद है, तंतु आरंभिक कोशिका, ये पार्श्व बंद है, तंतुक आरंभिक कोशिका, और एक हो गया सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल्स को हमने बोला आलंबन सेल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद का सबसे मेन, ये जो सबसे सीड्स की कोशिका है दैट इज कार्पोगोनियम मदर सेल में रूपांतरित हो जाती है। और ये कार्पोगोनियल मदर सेल जो है ये फूलकर और इलोंगेट होकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाती है। ठीक है, ये बहुत विशेष संरचना है। अगर अपन इस संरचना की बात करें तो ये ब्रायोफाइट्स की आर्चिगोनिया से काफी मिलती है मॉर्फोलॉजिकली। तो इसका ये जो बेसिक रीजन है फूला हुआ घड़े के तरह गोलाकार या अंडाकार संरचना जो दिख रही है दैट इज कार्पो CARPO गाइन GYNE दैट इज कार्पोगाइन। और ये जो ऊपर का आपको चोंचनुमा संरचना लंबी ग्रीवा जैसी संरचना जो दिख रही है जिसे हम ब्रायोफाइट्स के अंदर ग्रीवानाल कोशिकाएं या ग्रीवा बोलते हैं, और नीचे वाली को हम बोलते हैं वेंटर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रायोपोगाइन और इसको बोलते हैं ट्राइको TRICHO ट्राइकोगाइन। क्लियर है? ट्राइकोगाइन का ध्यान रखना, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता। जबकि कार्पोगाइन की बात करें तो इसके अंदर एक एग सेल होती है जो कि कैसी होती है हैप्लॉइड एन, अर्थात ये संपूर्ण एक कोशिकीय संरचना है जो इलिब्रेट होकर इस तरीके की संरचना बन गई। क्यों ऐसा हुआ होगा? तो शायद इसलिए हुआ हो प्रकृति में कि बाकी के सारे ओव्यूल्स कैसे थे, ऐसे, उसमें एक था रिसेप्टिव पॉइंट जो कि कीमोटैक्टिकली एंथोजोइड्स को या स्पर्म्स को क्या कर लेता है, आकर्षित करता था। तो उनके स्पर्म्स भी कैसे होते थे, या एंथोजोइड्स भी कैसे होते थे, या जू स्पोर्स भी कैसे होते थे, मोटाइल, उनमें फ्लैजिलास थे, वो तैरते हुए आ जाते थे। लेकिन अगर अपन पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो इनके जो स्पर्मेशिया हैं वो पानी की लहरों या पानी के करंट के साथ तैर सकते हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं है, सेल्फ मोटिलिटी नहीं है। तो ऐसे में वो कैसे तैर के आए? तो शायद प्रकृति ने इस तरीके से बनाया कि इसकी ट्राइकोगाइन को क्या कर दिया, लंबा कर दिया, प्लस इसके ऊपर एक छिद्र जो है रिसेप्टिव के रूप में उस पे म्यूसिलेजिनस का संश्लेषण कर दिया, जिससे इसमें से क्या होता है, श्लेष्मा जो है वो बहती रहती है जब ये रिसेप्टिव हो जाती है। तो इसकी पूरी क्षेत्र जो है चिपचिपा, और ये उस वक्त जो ही फर्टिलाइजेशन होता है इसकी ये सेल्स बहुत ही तेजी से वृद्धि करती है और पानी की सतह पे आ जाती हैं। वो है हल्के, पानी में डूब नहीं सकते, हवा में उड़ नहीं सकते, तो सदैव जो है स्पर्मेशिया पानी की सतह पर ही तैरता रहता है। तो ऐसे में जब ये ट्राइकोगाइन पानी की सतह से ऊपर आती है तो ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा क्षेत्रफल होने के कारण इस पे जो स्पर्मेशिया हैं वो ज़्यादा जगह पे चिपकने की संभावना रखते हैं। और जब वो स्पर्मेशिया इस पे चिपक जाते हैं अधिक संख्या में, तो जहाँ से चिपकते हैं वहीं से इसको फ्यूज करके या इसको पेनिट्रेट करके और इस नाल के माध्यम से कहाँ पहुँच जाते हैं, केंद्रक तक पहुँच जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसकी विशेषता है पॉलीसाइफोनिया में फर्टिलाइजेशन की। तो ये कंप्लीट हुआ, तो ये हमारी संरचना होगी। दैट ऑल इज नोन एज कार्पोगोनियम, कार्पो बीजाणुधानी। तो कार्पो बीजाणुधानी के 3 भाग हो गए, एक बिना केंद्र का ट्राइकोगाइन, एक मोटा फूला हुआ भाग कार्पोगाइन, और उसके अंदर पाए जाने वाला फीमेल गैमीट या अंड कोशिका। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जब ये डेवलप होने लगती है तो पहले तो ये रहती है नीचे इन फिलामेंट या इन फर्टाइल लेयर्स के बीच में, लेकिन जब ये जर्मिनेट मतलब फर्टिलाइज हो जाती है तब ये बहुत तेजी से इसका फिलामेंट बढ़ जाता है, कोशिका विभाजन और दीर्घकरण, जिससे वाटर करंट में ऊपर आ जाती है और फर्टिलाइजेशन
आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम बात करें तो ये जो बंदे जो थे, जैसे हमने उसके अंदर क्या बोलते हैं मेल के अंदर देखे, उसी तरीके से ये इसको चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, एक कैप्सुलेट संरचना के रूप में डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड, गैमेटोफाइट के बाद क्या था, कार्पोस्पोरोफाइट। यहीं से आगे बढ़ाएंगे, बाकी का मिटा देते हैं, ये काम किए, ये नहीं मिटाएंगे। सपोर्टिंग सेल, इन दोनों को भी रख लेते हैं, सेम यही डायग्राम हमारे बनाने काम आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रकृति में बड़ी ही शानदार रोचक घटना कंप्लीट होती है, जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सेकंड स्टेज की हम चले हैं, दीज आर कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट की हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक द्विगुणित पादप है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, ये आश्रित है फीमेल गैमेटोफाइट या कार्पोगोनिया के अंदर, और वहीं ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, और वहीं पे ये कंप्लीट वो बनाता है कार्पोस्पोर्स। और कार्पोस्पोर्स बनने तक का ये जो पूरा क्रम है, जिसको हम बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। और एक्चुअली में हम बात करें तो दैट इज आल्सो नोन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट या चेंज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज मतलब निषेचन उपरांत परिवर्तन। क्या परिवर्तन होते हैं निषेचन के बाद? तो आपको ध्यान हो तो मैंने यहां बता दिया कि जब निषेचन होने लगता है तो ट्राइकोगाइन के जो फिलामेंट्स है ये तेजी से बढ़ते हैं, और कार्पोगाइन को क्या कर दिया, ट्राइकोगाइन को क्या कर देते हैं, पानी के ऊपर ले जाते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होते ही यहाँ पे ये क्या बन गया, अब 2n जाइगोट, दैट इज नॉट अब एग सेल, दैट इज अब जाइगोट, दैट इज 2n। और जाइगोट के बनते ही ट्राइकोगाइन पूरी रूप से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इन चीजों को ढंग से समझना, जो मैं बोलते जा रहा हूं डायग्रामेटिकली पूरा करूंगा, ठीक है। और ये कैसी संरचना हो जाती है, गोलाकार संरचना हो जाती है, क्लियर। और इनके बीच की कोशिकाएं जो हैं वो अब क्या हो जाती है, ह्रास हो जाता है, और ये धीरे धीरे कहां आ जाती है, अब नीचे आ जाती है। तो ये जो बीच की कोशिकाएं हमने बनाई थी वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, अब नष्ट, दैट इज जाइगोट। कार्पोगाइन और ट्राइकोगाइन सब नष्ट हो चुका है, क्लियर है। संरचना छोटी हो गई, एक चेंज। दूसरा, ये जो सपोर्टिंग कोशिका है दैट इज सपोर्टिंग, यहां आ जाते हैं, हमारे इसी चित्र में आ जाते हैं। आप ये सारी चीजों को हटा लेते हैं, दैट इज सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल एक अनुप्रस्थ विभाजन करती है और अपने ऊपर एक और कोशिका को बनाती है, दैट सेल इज नॉन एज एक्जिलरी। जिसे हम बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, एक्जिलरी सेल, ठीक है। और ये हो गया हमारा कार्पोगाइन के अंदर जाइगोट, 2n। यही तो सारा चल रहा है।
ठीक है, अब यहां पे आ गए हम सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग ने अपने ऊपर क्या बना दिया, एक एक्सिलरी सेल। यहां एक ड्रामेटिकली एक विशेष संरचना बनती है। क्या होता है कि ये जो एक्सिलरी कोशिका है ये लेटरल विकास करती है और ये बिना सेप्टा के एक ट्यूब लाइक लगभग 3 से 4 कोशिकाएं बनाती हैं। उनके बीच में पट नहीं होता, एक्चुअली में हम बोल सकते हैं ट्यूब जैसी एक वक्रित संरचना बनाती है, वक्र के समान घूमी हुई नलिकाकार संरचना। और ये पेनिट्रेट करके किसमें घुस जाती है, इसके अंदर ऊपर वाली जो कार्पोगॉइन थी जिसमें। और जब ये घुसती है उसी वक्त यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है और कितने केंद्रक रह जाते हैं, 2। और दोनों केंद्रक कैसे हैं, 2n। और ये केंद्रक जो है इसमें से धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, नीचे की सहायक कोशिका के अंदर। एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मतलब पागल बनाने वाली चीज पहली बार कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें से केंद्रक चोरी कर लिया गया या गायब कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद देखा गया है कि केंद्रक यहाँ बचता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसका ओरिजिनल केंद्रक नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से ये कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसमें एक समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं, लेकिन बाद में ये कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब एक्चुअली में हमारा केंद्रक कहाँ गया और आते ये पूरी कोशिका कैसे हो जाती है, डिग्रेड। केंद्रक कहाँ आ चुका है, एक्सिलरी में। इसको समझना, ट्राइकोगाइन से नीचे केंद्र कहां था, जाइगोट, कार्पोगाइन में। कार्पोगाइन से केंद्र कहां गया, उसके नीचे की कोशिका सब एक्सिलरी, मतलब एक्सिलरी कोशिका के अंदर आ गया, सहायक कोशिका में। ये रही सपोर्टिंग सेल, ये रही एक्सिलरी सेल। आगे बात समझ में। अब ये जो नलिकाकार संरचना बनी थी इसका नाम देख लीजिए, दैट इज नोन एज ऊब्लास्ट। अभी तक हम नाम दे रहे थे ट्राइकोब्लास्ट, अब हम नाम दे रहे हैं ऊब्लास्ट। ऊ का मतलब ऊ स्पोर, एक तरीके से जो जाइगोट बना था ऊ स्पोर ही तो बना था, क्योंकि मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब होता है फिलामेंट, तंतु, और ऊ मतलब ऊ स्पोर को धारण करने वाला या ट्रांसफर करने वाला फिलामेंट, दैट इज ऊ ब्लास्ट। बन गया, ऊ ब्लास्ट का काम हो गया खत्म, हटाओ इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, केंद्रक कहां आ गया, यहां पे। और जो ही केंद्रक यहां आएगा पूरी संरचना क्या हो जाएगी, विलुप्त, खत्म, हटा दो। तो यहां पे अब 2 ही कोशिकाएं हैं आपके पास में। एक हो गई सहायक कोशिका जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मेन ऊ स्पोर को लेके बैठी हुई है। ठीक है, जो किसी को पता नहीं है, केवल यहां पे है वो कोशिका, और उसके नीचे की कोशिका है सपोर्टिंग सेल। अब ये केंद्रक पुनः विभाजित होता है और विभाजित होकर यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनती हैं, और दोनों कोशिकाओं में केंद्रक ट्रांसफर होने के बाद ये केंद्रक जो वो पट जो है बीच में सेप्टा बन जाता है। तो यहाँ पे 2 तरीके की कोशिकाएं बन चुकी है, दैट इज एक्सिलरी और दैट इज गोनिमोब्लास्ट। इनिशियल सेल, दैट इज गोनिमोब्लास्ट इनिशियल सेल। और ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल सेल जो है वो यहाँ पे अभी भी वही समसूत्रीय विभाजन करेगी, अर्धसूत्रीय विभाजन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कोशिका, ये तो रही आपके सपोर्टिंग सेल, ये यहाँ पे हो गई कौन सी, एक्सिलरी सेल, और ये हो गई कौन सी, गोनिमोब्लास्ट सेल। और ये एक्सियल भी हटा दो, सेल सपोर्टिंग भी हटा दो, अभी कोई जरूरत नहीं आ रही है। क्लियर है। और इनके नीचे अगर आपको ध्यान हो तो दैट इज बेसल, और ये हो गई लेटरल। कौन कौन सी, ये रही बेसल, दैट इज बेसल। इसको नंबर दे देते हैं 1, 2 और 3, क्योंकि वहां लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने में काम आ जाएगा। तो यहां लिख देता हूं 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, और ये हो गया 3 नंबर कोशिका। एक और हमारे पास कोशिका अभी भी एक्सिलरी। 4 प्रकार की स्ट्राइल कोशिकाएं वहां पे व्यवस्थित हैं। अब ये हो गई गोनिमोब्लास्ट सेल्स। अब यहाँ पे विभाजन होता है और ये क्या करती हैं, कोशिकाएं जो हैं वो कितने केंद्रक बना देती है, लगभग 4 से 6। और ये 4 से 6 केंद्रक जो हैं वो क्या होते हैं, विकास करते हैं। और ये 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से लगभग ये 4 से 6 क्या बना देते हैं, 2 से 3 कोशिकीय फिलामेंट बन गए। फिलामेंट, दीज फिलामेंट आर नोन एज
ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब बार बार बोल रहा हूं फिलामेंट, और दैट इज गोनीमो। तो गोनीमो तंतु बन जाते हैं, और प्रत्येक गोनीमो तंतु के सीड्स जो है, ये हो गया सीड्स, उसकी कोशिका जो है वो एक तरीके से कार्पोस्पोरोगोनियम इनिशियल का कार्य करती है, और वो कोशिका क्या कहलाती है, दैट इज कार्पोस्पोरोगोनियम। कार्पोस्पोरोगोनियम दैट इज कार्पोस्पोरो या कार्पो बीजाणु धानी। ये हो गई है कार्पो बीजाणु धानी, और कार्पो बीजाणु धानी में ये कार्पोस्पोर्स डेवलप हो चुके हैं। ये कार्पोस्पोर्स को डेवलप करती है, प्रत्येक एक धानी जो है एक कार्पो बीजाणु को डेवलप करती है, जो कि कैसा है, डिप्लॉइड प्रकार का होता है। ठीक है, अब एक और चेंज, 3 चेंजेज हो गए। चौथा चेंज, चौथे चेंज में एक्सिलरी कोशिका, एक्सिलरी कोशिका, सब्सिडरी या सपोर्टिंग सेल, लेटरल सेल्स और बेसल सेल, ये इसके चारों तरफ बंद है। एक क्या बना देते हैं, सेतु या तंतु बना देते हैं, नॉन एज पेरिकार्प। अगर आपको ध्यान हो तो पेरिकार्प को वैसे हम बोल देते हैं फल भित्ति, तो इसे एक फल जैसी फ्रूटिफिकेशन मतलब फलनकाय संरचना, फ्रूटिफिकेशन, फलनकाय संरचना में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक पूरा ही फलनकाय संरचना बनाती है, और ये सीड्स पर से एक छिद्र से खुलता है, दैट इज ओस्टियोल। ठीक है, और जो ये बाकी की जो फिलामेंट्स है वो भी इसको चारों तरफ से क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कार्पोस्पोरोफाइट। अब ये फाइट भी क्या कहलाता है, कार्पोस्पोरोफाइट, और परिपक्व होने के बाद कार्पो भी जो छिद्र है वो ओपन हो जाता है, और उसके अंदर से परिपक्व नाशपाती के आकार की मोटी भित्ति युक्त गहरे रंग के जो हैं कार्पो बीजाणु आउट होते हैं, जो कि 2n कंडीशन में होते हैं, दीज आर 2n। ठीक है, ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। 4 प्रकार का पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज यहां पे देखने को मिला। ठीक है, कार्पोस्पोरोफाइट कंप्लीट। अब हम आते हैं किस पे, टेट्रा पे। अब हम आते हैं किस पे, टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट की बात करें तो एक्चुअली में ये कंप्लीट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये भी एक्चुअली में है कैसा, 2n। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इस पूरी की पूरी संरचना में ये जो पॉलीसाइफोनिया में ये जो टेट्रास्पोर्स हैं, ये क्या बोलते हैं, एक विशेष संरचना के रूप में, वही जैसे कि पॉलीमॉर्फस जो कंडीशन थी उसके रूप में डेवलप होते हैं, और इनके जो फिलामेंट्स के अंदर की जो सेंट्रल सेल्स जो होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, टेट्रास्पोरेंजिया में। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेट्रास्पोरेंजिया में। जैसे ये शुरू में डेवलप हुआ और फिलामेंट के साथ, और ये टेट्रास्पोरेंजिया में डेवलप हो जाती है, और यहाँ पे पहली बार होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसकी वजह से जो टेट्रास्पोरेंजिया है वो एक तरीके से मदर सेल, और उसके अंदर विभाजन से 4 अगुणित केंद्रक, और वो टेट्रा बीजाणुओं के रूप में इनके अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप।
दीज आर टेट्रा स्पोर्स। परिपक्व अवस्था में ये इस प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई देने लगती हैं। दीज आर टेट्रा स्पोर्स, दीज आर टेट्रा स्पोर्स। और जिलेटिनीकरण के कारण इनके बीच की जो लिगामेंट्स है कैलोज के, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और भित्ति के फटने से टेट्रास्पोर विमुक्त हो जाते हैं, और उन्हीं के विमुक्त के साथ में जो इनके स्पोर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से नाशपाती के आकार के बिना फ्लैजिला के साथ के स्पोर्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, और परिस्थिति अनुकूल होने पर जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक टेट्रास्पोर में 2 पॉजिटिव स्ट्रेन और 2 नेगेटिव स्ट्रेन के स्पोर्स आउट होते हैं। और वहीं अगर अपन बात करें तो ये शायद मेल प्लांट, मेल गैमेटोफाइट, और ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पे हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र, रिप्रोडक्शन कंप्लीट। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करें लाइफ साइकिल, तो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल बहुत स्पेशल है। ट्राइफेजिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है नहीं, और सेक्सुअल एसेक्सुअल जो है वो एक क्रम में है, अल्टरनेट पोजीशन में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइट पादपों से, और गैमेटोफाइट पादप जो हैं इसके हो गए मेल गैमेटोफाइट, थैलस जो कि एन द्वारा रिप्रेजेंट होगा, एंड फीमेल थैलस जो भी किसके द्वारा, एन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। दोनों अलग अलग हैं क्योंकि हम पहले ही बोल रखे हैं दीज आर हिटेरो ट्राइकस एंड डायोइसियस। कहां से आए नहीं पता, केवल ये थे। अब दोनों में डेवलपमेंट के दौरान इसके ऊपर तो डेवलप हो रहा है स्पर्मेटेंजिया, जो कि कैसी है, एन कंडीशन, और स्पर्मेटेंजिया जो है बाई माइटोसिस क्या डेवलप कर रही है, स्पर्मेशिया। जू स्पोर्ट्स नहीं कह सकते, स्पर्मेशिया। और ये स्पर्मेशिया जो है एक्चुअली में दैट इज मेल गैमीट, एन द्वारा रिप्रेजेंट होगा। वहीं इसके द्वारा जो है वो डेवलप हो रहा है कार्पोगोनियम, स्पर्मेटेंजियम, GIUM, ठीक है। और कार्पोगोनियम जो है उसके अंदर डेवलप हो रहा है एग सेल, जो कि वही माइटोसिस से, और माइटोस ये भी एन, और ये हो गया फीमेल गैमीट जो कि एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दोनों अलग अलग हैं मॉर्फोलॉजिकली भी, फिजिकली भी। अतः हम यहां पे कौन सा कर देंगे, उगैमस फर्टिलाइजेशन।
इसको भी माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, इससे इसने क्या बना दिया, जाइगोट। अब सबसे बड़ी बात यह कि जाइगोट रेस्टिंग फेज में नहीं जा रहा, ना ही oospores के रूप में चेंज हो रहा है। और ये जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक तरीके से कार्पो स्पोरो गोनियम में। ठीक है, और कार्पोस्पोरोगोनियम जो है वो यहां पे डेवलप कर रही है कार्पो स्पोर, दीज आर आल्सो 2n, और गोनियम जो है वो भी कैसा है 2n, जो कि पैरासाइट है। पैरासाइट स्टेज, और एक कंप्लीट स्टेज जो है वो क्या कहलाती है, कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पो स्पोरोफाइट, या अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब कार्पोस्पोर जो है जर्मिनेट होते हैं और डेवलप करते हैं टेट्रा स्पोरोफाइट, ये भी कैसा है 2n, और इसके थैलस के अंदर यहां पे पहली बार मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, इसमें पहली बार क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या हो रहे हैं, टेट्रा स्पोर, जो कि पहली बार क्या आए हैं n, और ये टेट्रा स्पोर जो हैं वो दो टाइप के हैं, जो पॉजिटिव स्ट्रेन है और जो नेगेटिव स्ट्रेन है। ठीक है, जर्मिनेशन। तो इस संपूर्ण संरचना में अगर हम इस लाइफ साइकिल को देखें तो हमें एक दिख रही है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट एंड देन स्पोरोफाइट। तो ये रही, इसको हम लिख देते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज। इस अवस्था की अगर अपन बात करें दैट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, इस अवस्था की अगर अपन बात करें दैट इज कार्पो स्पोरोफाइट, कार्पो स्पोरोफाइट स्टेज। और इसकी बात करें दैट इज टेट्रा स्पोरोफाइट स्टेज। अब यहां पे अगर अपन देखें तो ये इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो इसकी हम नहीं बात कर रहे। तो संपूर्ण लाइफ साइकिल को हम यहां पे क्या कह सकते हैं, दैट इज ट्राइफेजिक। वो त्रिअवस्थी है, और त्रिअवस्था में अगर हम स्टार्ट करें तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज गैमेटोफाइट, तो हम क्या नाम देंगे इसको, हैप्लो, दैट इज हैप्लो। दूसरी आ रही है डिप्लो, लेकिन काम की है लेकिन स्पष्ट नहीं है। यहां बात करें तो ये भी कैसी है 2n, दैट n 2n और 2n, दैट इज डिप्लो। तीसरी की हम बात करें तो तीसरी भी कैसी है, डिप्लो। तो हैप्लो, डिप्लो, डिप्लोन्टिक, हैप्लो, डिप्लो, डिप्लोन्टिक अवस्था हम इसे बोलते हैं। ठीक है, एक नाम और अगर अपन दे दें और, तो दैट इज हैप्लो
डिप्लोबायोटिक, लाइफ साइकिल। तो 3 अवस्था यहां पे आ चुकी हैं। तो ये लाइफ साइकिल इन पॉलीसाइफोनिया। क्लियरली विजन है? तो ये हमारा यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। कुछ बुक्स में या कुछ नोट्स में हमें यहाँ पे डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी मिल सकता है। तो एक्चुअली में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कार्पोस्पोरोफाइट से स्टार्ट करके डिप्लो हैप्लॉन्टिक बताया है। तो हम ऐसा नहीं करके हम जीवन चक्र को यहाँ से प्रारंभ करते हैं पेरेंट से। तो पेरेंट्स हैप्लॉइड है तो हम इसको एक्चुअली में नाम देंगे हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक, दैट इज ट्राइफेजिक। तो ये आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। मेल गैमेटोफाइट से मेन थैलस के ऊपर डेवलप हो रही है जो फर्टाइल ब्रांचेज है ट्राइकोब्लास्ट, उसके ऊपर स्पर्मेटेंजियम, ठीक है, उनमें स्पर्मेशिया या एंथोजॉइड्स लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन एंथोजॉइड्स इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उनमें फ्लैजिलाज नहीं है, नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेटोफाइट पादप जो है उसके ऊपर डेवलप हो रही है कार्पोस्पोरेंजियम, वही फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर, और जो कार्पोगोनियम है वो डेवलप करती है एक हैप्लॉइड एग। दोनों में ऊगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन जिससे बन रहा है जायगोट। जायगोट विश्राम अवस्था शो नहीं करता है और तुरंत वहां पे एक विशेष प्रकार की संरचना डेवलप हो जाती है, दैट इज कार्पोस्पोरोगोनियम। कार्पोस्पोरोगोनियम दीज आर डेवलप ऑन द क्या बोलते हैं, क्या नाम था उनका, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स। गोनिमोब्लास्ट के ऊपर इनकी संरचना डेवलप हो रही है। तो वो कार्पोस्पोर्स 2n है, अचल संरचना है, जटिल मोटी संरचना है, जहाँ पे स्त्रावित होता है वहीं पे इनका क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। यहाँ तक की अवस्था जो है ये पूरी की पूरी गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप मतलब डिपेंडेंट है पैरासाइट्स के रूप में, एंड ये स्वतंत्र हो गई। तो यहाँ पे फाइट के ऊपर यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ एक शब्द यहाँ पे स्पोरोफाइट की जगह हम क्या लिख देते हैं, टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम, और टेट्रास्पोरेंजियम में मेयोसिस डिवीजन से क्या बन रहा है, टेट्रास्पोर्स, जिसकी वजह से प्लस और माइनस प्रभेद और उनके जर्मिनेशन से पुनः नया संतति मेल और फीमेल गैमेटोफाइट थैलस डेवलप हो रहे हैं। इस वजह से हमने इसको ट्राइफेजिक कहा और नाम दिया हैप्लो डिप्लॉन्टिक या हैप्लो डिप्लो बायोटिक अवस्था जो है वो हम इसका नाम देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ पॉलीसाइफोनिया एंड एल्गी सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूनिट 3, मतलब हम यहाँ पे बेसिकली आ जाते हैं किसके ऊपर, ब्रायोफाइट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ब्रायोफाइट्स को। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम रब कर देते हैं।